नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, और जिसमें हमारा चल रहा है अभी भारत का भूगोल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं दिन में 2 वीडियो डालता हूं तो लगातार देखिए, मेरे साथ अगर कंप्लीट कीजिएगा तो अभी आपका एक अच्छे क्रम में लुसेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक आपका बेसिक बन जाएगा। अगर आप समझो ना समझो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा आपको। तो इसलिए मेरे साथ ही करोगे तो आपका भी कंप्लीट होगा, मेरा भी कंप्लीट होगा। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। इससे पहले अगर आप कोई नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बना दिया गया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें एक लाइन से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और साथ ही कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से मेरे से बात हो पाएगी। तो अभी हम पढ़ते हैं भारत की मिट्टियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं रिपीट कर देता हूँ। अब मिट्टी लिखा है, मैं इसको ये थोड़े ना कहूँगा कि ये मतलब जो पत्थर होता है उसका छोटा छोटा रूप जो होता है वो मिट्टी बन जाता है। इतना डीपली पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी मतलब मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा विज्ञान कहते हैं। लेकिन हिंदी में उसको या एग्जाम में जो होगा उसको ऐसे लिखा जाता है, पेडोलॉजी, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये पेडोलॉजी आपको याद करना पड़ेगा। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो भारतीय मिट्टी को 8 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पोटास की मात्रा आपको अधिक देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी में, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो होता है वो इसमें कम देखने को मिलेगा। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसल उगाई जाती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाया जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, जो जैसे अगर आप इंडिया बनाओगे तो ऊपर वाला जो भी पार्ट है, मतलब यह सीधा समझ लो कि जहाँ पे जो नदी है वो पहाड़ से आता है, यानी एवरग्रीन जो रिवर है। एवरग्रीन से मतलब है कि जो कभी सूखता नहीं, जैसे पानी का दिक्कत नहीं है, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, ये सब क्या है जो हिमालय से नदियाँ आती है ना, वो होता है एवरग्रीन नदी। और प्रायद्वीपीय इंडिया, ये नीचे वाला साउथ इंडिया है, इसमें वर्षा के पानी पे आश्रित होता है, तो ये एवरग्रीन नहीं हुआ। तो ऊपर वाले में क्या होता है, नदी द्वारा जो बहा की मिट्टी लाया जाता है वही दोमट या जलोढ़ मिट्टी हुआ। तो ये क्या है, ये उत्तरी मैदान तटीय मैदानी जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, बांगर और खादर। ये 2 प्रकार का हुआ, बांगर और खादर। जिसे बांगर नाम से क्लियर लगता है कि इसमें थोड़ा उर्वरक क्या होगा, कम होगा, मतलब पुराना होगा। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो होता है बांगर, और जो नया जलोढ़ मिट्टी होगा वो होगा खादर। नाम से क्लियर है ना, खाद उसमें अधिक होगा, जो मतलब जो खाद्य पदार्थ है ना वो अधिक है, इसलिए वो क्या है, खादर है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यानी सबसे अच्छा माना जाता है इसी को, जलोढ़ मिट्टी को। आगे आता है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। बेसाल्ट चट्टान याद रखना इसको आपको। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। जो काली मिट्टी होगा उसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है वो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म जो ह्यूमस होता है इसकी उपस्थिति के कारण होता है। इससे ऊपर जो हम जलोढ़ मिट्टी पढ़े थे उसमें ये जीवांश जो ह्यूमस था वो नहीं था, लेकिन जो काली मिट्टी है उसका काला रंग जीवाश्म के कारण और टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेंगुन मिट्टी भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेंगुन मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेंगुन मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होगा, काली मिट्टी होगा। या यूँ भी आता है कि काली मिट्टी में कौन सा फसल होगा, तो कपास होगा, या फिर कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी तो काली मिट्टी। अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि भी उगाया जाता है, लेकिन इसमें धान नहीं होता, मतलब होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र,
कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामानाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिले एवं राजस्थान के बूंदी एवं जो टोंक जिला है वहाँ पाया जाता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, जो काली मिट्टी का एरिया है वो जैसे भारत का निचला जो समुद्र तटीय राज्य है उसमें है। जैसे कि आप देखो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक उसमें से हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। ओडिशा का दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का वो, तमिलनाडु का सलेम, रामानाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिला एवं राजस्थान का बूंदी। मतलब मेनली जो है वो साइड वाले एरिया में ही जो काली मिट्टी है वो पाया जाता है। अब तीसरे टाइप का मिट्टी है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कयांत्रित सेल के विघटन, सेल मतलब पत्थर हुआ, के विघटन के विनियोजन से बनता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। कोई भी मिट्टी जो होता है वो पत्थर के टूटने से ही बनता है। जिसमें बेसाल्ट से टूटेगा तो वो कौन सा हो जाता है, अभी पढ़े थे, काली मिट्टी। अब यहाँ पे भी मतलब सेल से ही बना, रूपांतरित वाला जो सेल था उससे बना, लेकिन इसमें क्या होता है, सिलिका और आयरन की बहुलता थी। सिलिका और आयरन की बहुलता है लाल मिट्टी में, याद रखना है। लाल मिट्टी में क्या सब है, सिलिका और आयरन की बहुलता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो लौह ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन जल योजित रूप से यह पीली दिखाई देता है। लेकिन जल योजित रूप में यह क्या दिखाएगा, पीली दिखाई देगा। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अम्लीय है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें भी ह्यूमस का कमी होगा। अभी तक जो भी मिट्टी पड़े हैं इसमें बस काली मिट्टी ऐसा था जिसमें ह्यूमस था, नहीं तो ऊपर का भी मिट्टी में तो नहीं था, इसमें कम होता है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है। इसमें उर्वरता जो है वो कम देखने को मिलता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज की कृषि की जाती है, पर बहुत अच्छा नहीं होता। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिला, मेघालय के गारो, खासी और जंतिया की पहाड़ी क्षेत्र, नागालैंड, राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाया जाता है। मतलब लाल मिट्टी का अगर आप पूरा एनालिसिस करो तो आप देखोगे जहाँ भी जो पर्वत था और वो भ्रंश पर्वत था, ठीक है ना, मतलब जो पर्वत अभी जैसे हिमालय का है ना, युवा पर्वत है, ठीक है ना, तो उसमें भी पहाड़ जो है, जो शैल है वो जिंदा है, तो वहाँ का सीन अलग है। लेकिन जो भ्रंश जैसे अरावली है तो उस क्षेत्र में क्या है, जनरली पत्थर पर अगर पहाड़ पे चढ़े होंगे तो जो भ्रंश पर्वत है ना वह लाल लाल हो जाता है, तो वहीं से लाल मिट्टी का ये होता है। तो उसी एरिया में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर का पठार देखो, तो इसी सब एरिया में क्या है, लाल मिट्टी आपको पाया जाता है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगर लाल मिट्टी में चूना मिला दे तो उसका उर्वरता जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आगे अब जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों से होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी में भी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है और ये मेनली इसका निर्माण जो है मानसूनी जलवायु में आर्द्रता एवं शुष्कता जो परिवर्तन होता है। जैसे मान लो आप जैसे क्या होता है ना कि बाहर में आप गर्म और ठंडा हवा, मतलब बाहर में छोड़ते चाहे गाड़ी का रंग हो या कुछ भी हो तो वो रंग हल्का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें धूप भी लगा और रात में ठंडा भी लगा। तो इसके कारण मतलब आर्द्रता के कारण और शुष्कता के कारण, मतलब पानी और धूप दोनों चीज़ पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जो मिट्टी बनता है वो लेटेराइट मिट्टी होता है और इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सैलों के टूट फूट के निर्माण से होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लोहयस्क और पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता जो होती है वो कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। या फिर जनरली जो लाल वाले में किया जाता है तो जो मेनली पत्थर का ऊपर वाला लेयर होता है वो लाल होता है, तो उसको आप हटा के या तो चूना मिला दो या फिर उसके नीचे वाले पार्ट में ठीक ठाक मिट्टी होता है, मेनली उसमें चना या कुछ इस टाइप का खेती किया जाता है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। जो सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी है उसमें केओलिन होता है, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होता है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चला जाता है और ये सबसे नीचे होता है। तो ये कौन सा हो गया, भूमिगत जलवायु लेटेराइट। जो लेटेराइट का 3 टाइप था, लाल वाला, सफ़ेद वाला और भूमिगत वाला जलवायु। तो जो भूमिगत वाला था वो उपजाऊ होता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है।
नोट में दिया गया है कि देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्थान है उसका स्थापना 1959 में किया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये आपको जोधपुर में मिलेगा और इसका स्थापना कब हुआ? 1959 में हुआ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। जबकि जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है इसका स्थापना कब किया गया था? 1953 में। अब देखिए इससे आगे जो है वो भारत का कृषि है, तो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, थोड़ा जो डीपली होता है ना वो एनालिसिस हो पाता है, समझ के भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। सेशन मेरे पे अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।